हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने जाने वाले ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 4। तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का, व्हाट इज मास, है ना। आपने सुना होगा मास और वेट, और लगभग सभी लोग मास को वेट की तरह ही ट्रीट करते हैं और वेट को मास की तरह। और क्लियर कट डेफिनेशन पता नहीं है फ्रॉम साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। और डे टू डे लाइफ में जो रेगुलर लाइफ है हमारी, उसमें हम कई बार जहां पर हमें वर्ड मास यूज करना चाहिए हम वेट यूज कर लेते हैं। और ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बट अगर आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या कोई टेक्निकल बातें कर रहे हो, या कोई फिजिक्स का कोई रियल लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए बहुत क्लियरली क्या मास होता है और क्या वेट। तो आज की वीडियो में पूरा डिटेल में देखने वाला है, खाली मास और वेट नहीं, पूरा प्रेशर भी देखेंगे और बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ऑब्वियसली थोड़ा लंबा तो होते ही वीडियोस मेरे, बट ये वीडियोस खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होते, उसके पूरे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए होते हैं। तो एग्जाम में तो काम लगेगा ही, पर बाकी सब रियल लाइफ में बहुत मजा आएगा सुन के और समझ के। ठीक है, तो चलो मास को हम डिफाइन करते हैं, व्हाट इज अ मास। तो मास को डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। एग्जाम्पल, एक बॉक्स है आपके पास, है ना। ये 2D में दिख रहा होगा, नाउ यू कैन सी इन 3D, राइट। एक बॉक्स है आपके पास, सिंपल, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लूंगा। एक बॉक्स के अंदर आपने अपनी 4 मार्बल्स रखी है ना, 4 मार्बल्स, ऐसे 4 मार्बल्स रखी है। और सेम, एक सेम बॉक्स है आपके पास, दिस इज बॉक्स नंबर 1, है ना। एक दूसरा बॉक्स है, सेम साइज, है ना, सेम साइज है। और आपने वहां पर 4 की जगह 8 मार्बल रखी है। और पुटिंग दी 8 मार्बल्स इन द बॉक्स। यू टेल मी, अगर आप हाथ में लोगे कौन सा भारी लगेगा, वजनदार लगेगा, है ना। मास और वेट का वर्ड यूज ही नहीं कर रहा हूं मैं, व्हाट इज मास, व्हाट इज वेट, वो आप क्लियरली डिफाइन कर लेंगे एट द एंड ऑफ दिस। मास और वेट आप क्लियरली बोल पाओगे व्हाट इज मास, व्हाट इज वेट। बट राइट नाउ कौन भारी होगा, बहुत सिंपल, कौन सा भारी होगा। तो ऑब्वियसली पीपल विल से कि दिस बॉक्स, द बॉक्स नंबर 2। द ऑब्वियस रीजन इज कि बॉक्स नंबर 2 में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है, या तो 4 की जगह 8 मार्बल्स है ना, ऑब्वियसली। सिमिलरली ये हमारी बॉडी है ना, ये हमारा इंसान, अरे हमारा मतलब ये इंसान, ये एक इंसान के अंदर क्या क्या होता है, ब्लड होता है ना। क्या किससे बना होता है इंसान, ब्लड से बना होता है, फ्लैश से बना होता है, बोन्स होते हैं, और भी बहुत सारी बायोलॉजिकल चीज होती है। ठीक है, इन चीजों के अंदर भी कुछ पार्टिकल से बना होगा। तो ऑब्वियसली ये सभी के सभी, सब के सभी क्या है, मैटर है। मैटर का मतलब उसके पास मास तो है ही, और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, वही तो होता है मैटर, जिसके पास क्या होता है, मास और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। पर हमें तो सिर्फ मास ही डिफाइन करना है, तो हम तो फंडामेंटल को क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कोई भी चीज को मैटर क्या, मैटर का बोले जिसके पास मास और ऑक्यूपाई करे स्पेस। पर हम तो बहुत फंडामेंटल कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज मास। तो मास का मतलब बहुत सिंपल वे में, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, इंसान है या कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, वो किसी ना किसी चीज से बना होगा। एट अ मॉलिकुलर लेवल वो एटम से बना होगा। ठीक है, बहुत छोटे पार्टिकल होंगे तो एटम्स होंगे। एटम्स के अंदर भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के अंदर भी क्वार्क्स, क्वार्क्स के अंदर भी कुछ होगा, व्हाट्सएवर, पर फंडामेंटली इस पार्टिकल से बने होंगे। और वो जो क्वांटिटी होगी पार्टिकल की, कुछ ना कुछ वही मास होती है। वो जो क्वांटिटी है पार्टिकल्स की, तो हम काउंट नहीं करते 1 2 3 4, पर टुगेदर हम काउंट नहीं करेंगे कि 2 बोन्स है, 2 बाल है, 2 आंखें, ऐसा नहीं। उसके अंदर के पार्टिकल्स, उसके अंदर के पार्टिकल, तो पूरा कलेक्टिव जो क्वांटिटी होगी वो मास रिप्रेजेंट करेगी, वो मास को रिप्रेजेंट करेगी। तो जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसके पास कोई पार्टिकल्स रखे हैं, उसके पार्टिकल से बने हैं, तो जितने ज्यादा पार्टिकल, डिपेंड करेगा पार्टिकल की साइज भी क्या है, डिपेंड करेगा पार्टिकल किस टाइप के हैं, और उस हिसाब से मास डिफाइन किया जाता है। तो मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ, सॉरी आई डिफाइन इट अगेन, quantity of matter contained in it, quantity of quantity of matter contained in it. Okay, देखो, मास इज सच अ फंडामेंटल क्वांटिटी कि उसको डिफाइन करना मतलब ना बराबर था कि उसको डिफाइन ही कैसे करें। मतलब फील कर सकते कि हाँ यार, ये ऑब्जेक्ट भारी होगा, ये हल्का होगा, ये किसी चीज से बना है, तो ऑब्वियसली उसके पास कुछ तो होगा। तो मास को डिफाइन करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि बहुत ही फंडामेंटल चीज है, दिस इज मोस्ट फंडामेंटल।
एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि आप कैसे कहाँ से आए दुनिया में, तो आप बोलोगे मेरे हमारे पेरेंट्स से। फिर मैं पूछूंगा आपके पेरेंट्स कहाँ से आए, तो बोलेंगे उनके पेरेंट्स से। उनके पेरेंट्स कैसे आए, तो उनके पेरेंट्स से। तो कोई तो होगा कि उनके ग्रैंडफादर नहीं होंगे या ग्रैंड मदर नहीं होगी, या तो उनके पेरेंट्स नहीं होंगे, वो डायरेक्ट दुनिया में आ गए, कैसे आ गए, कोई तो होगा। मतलब अगर ये क्वेश्चंस पूछोगे तो बहुत कोई आंसर ज्यादा मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। कोई ना कोई स्टोरीज फॉर्म में मिलेगा, या कोई ना कोई अलग वे में लेके जाएगा, कोई रिजिड या कोई आपको 100% राइट आंसर नहीं मिल सकता। सिमिलरली मास सबसे फंडामेंटल क्वांटिटी, तो उसका कोई डेफिनेशन मतलब कोई डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। तो हमने क्या बोला, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट, कंटेंट इन एनी ऑब्जेक्ट। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में लिख दिया, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये मास है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आई विल राइट व्हाट इज मास। आई होप मास का मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा, मुझे पता पूरा नहीं समझ, थोड़ा थोड़ा फंडामेंटल है, इजी, इट्स ओके। So what I'll write a definition. What is a mass? Quantity of matter contained in any object, है ना। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एनी ऑब्जेक्ट, क्वांटिटी है, चलो ठीक है। अब उसको यूनिट तो देनी पड़ेगी कितना मास, क्योंकि मास इज अ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का यूनिट तो होगा। तो यूनिट क्या हो सकता है, यूनिट क्या हो सकता है, इट कैन बी किलोग्राम, इट कैन बी ग्राम, इट कैन बी एनीथिंग, पाउंड्स वगैरह। बट ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा सिस्टम इंटरनेशनल जो पूरी दुनिया फॉलो करे, किलोग्राम। दुनिया मतलब कि अगर एक साथ बैठे हो, रशियन पीपल, अमेरिकन पीपल, इंडियन पीपल, तो एक तो यूनिट होनी चाहिए ना कि कॉमन हो सब में, तो केजी। विच क्वांटिटीज, स्केलर वेक्टर। मास स्केलर होती है वेक्टर होती है, मास तो मास होती है, मास का कोई डायरेक्शन थोड़ी है, स्केलर क्वांटिटी। अरे मास मतलब अगर आप यहां पर हो, ठीक है, आप ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो, वर्टिकल, अभी आप सो गए है ना, तो आपकी जो क्वांटिटी है मैटर की, मैटर तो सेम ही है। मैटर अगर यहाँ पर जो भी है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर भी जो मैटर है आपके अंदर वो भी सेम है, ठीक है ना। आप हॉरिजॉन्टल खड़े रहो, वर्टिकल खड़े रहो, ऐसे ऐसे टेढ़े हो जाओ, कोई भी खड़े हो जाओ, क्वांटिटी तो सेम है। तो दिस क्लियर डज नॉट डिफरेंट डायरेक्शन बेसिकली। उसको मैथमेटिक्स इसके मैटर को कैलकुलेट करने के लिए कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं लगेगी, वेक्टर का कैलकुलेशन नहीं लगेगा, बेसिकली 1+1 2 वाली मैथ से लगेगी, सिंपल अलजेब्रिक मैथमेटिक्स। ठीक है, देन दिस पार्ट, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट हो गया, एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ऑब्जेक्ट। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, डन 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 डन, चलो ठीक है, ओके, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, ओके ओके। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट यू नीड टू राइट, एक नीचे इसकी थर्ड 3 पॉइंट्स लिखे ना, फोर्थ पॉइंट भी लिख लो। अगर मैटर इज डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, अगर आप खुद सोचो ये आप हो, ठीक है, आपको मैं एक कमरे में बंद कर देता हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली आपकी कैलोरीज बर्न होती है, हमारी कैलोरीज कंटिन्यूसली बर्न होती है बिकॉज ऑफ आवर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म वर्क कर रहा है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी वर्क कर रही है, कंटिन्यूसली कैलोरी बर्न हो रही है। अगर आप काम कर रहे हैं या ना करो, उसको बोलते हैं पैसिव कैलोरी बर्न, राइट, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। एक्टिव कैलोरीज में पैसिव कैलोरीज बोलते हैं। तो आपको मैंने एक रूम में रख दिया कुछ घंटों के लिए, लेट्स से 4-5 घंटे, ज्यादा नहीं, 4-5 आवर्स, है ना, 4-5 घंटे के लिए। अगर उसके रूम में मैं कोई कचौरी समोसा नहीं भेज रहा हूँ खाने पीने के लिए, ना आप कुछ आउटपुट निकाल रहे हो अपनी बॉडी से, तो आपकी जो मैटर है बिल्कुल कांस्टेंट है। तो अगर मैं रूम से बाहर निकालू 4-5 घंटे के बाद, 4-5 घंटे क्यों ले रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो मे बी आपकी बॉडी का एनर्जी बहुत लूज होगा, कैलोरी ज्यादा बर्न होने लगेगी, तो आपका मे बी मास रिड्यूस हो सकता था, मैटर रिड्यूस हो सकता था। बट अगर उसके बाद में बाहर ले लो कुछ टाइम के बाद, तो आपका मैटर क्या रहेगा, लेट्स से यहाँ पर मैटर M1 है, तो यहाँ पर भी मैटर क्या रहेगा, M1, दैट इज मास रिमेन्स कांस्टेंट। मैटर क्या, मास है ना, तो मास अगर M1 है तो यहाँ पर मास क्या होगा, M1। अगर आप 70 किलो के हो, तो यहाँ पर भी कैसे रहोगे, 70 किलो, ठीक है। और सेम आपको उठा के ये हमारा अर्थ है ना, अभी जुपिटर पे भेज दो, जुपिटर प्यारा प्यारा जुपिटर, है ना, आपको भेज दो जुपिटर पे, कैसे भी, है ना, जुपिटर पे भेज दिया। तो अर्थ पे अगर आप 70 किलो हो, तो जुपिटर पे कितने होंगे, 70 किलो। क्यों लिखने की जरूरत नहीं है, खाली एक्सप्लेनेशन है, डिटेल में बाद में बताऊंगा, मतलब रिटर्न में, डिटेल में तो अभी बता रहा हूँ, रिटर्न में बाद में बताऊंगा। यहाँ पर 70 किलो, तो यहाँ पर भी क्यों 70 किलो, सर सब पता है सर, मास कॉन्सेंट है, तो क्यों, क्योंकि मास इज अ मैटर। अरे अर्थ से जुपिटर पे जाओगे तो क्या आपके 2 बोन्स कम हो जाएंगे, यहाँ से कि यहाँ बोन शोल्डर में गायब हो जाएगा, आपके 2 दांत गायब हो जाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार, आपके 4 बाल खत्म हो गए, एक आंख बंद हो गई या गायब हो गई, ऐसा नहीं होता ना। मैटर तो मैटर है, मैटर यहाँ पर जो था यहाँ पर वही है। अरे यार एक
एक डिब्बा है जहां पर आपने अपनी बहुत प्यारी प्यारी चीजें बचपन की संभाल के रखी है, और डिब्बे में, और उस बचपन से 10 साल पहले, तो 10 साल के बाद खोलोगे तो वही रहेगी। हाँ, खाने पीने की चीज डिकम्पोजिशन नहीं होनी चाहिए, तो वही रहेगी ना, थोड़ी ना खराब होगी। तो अगर मैं आपको उठा के यहाँ रख दूं, अरे 10 साल बाद नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, उसी टाइम का कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब अभी अर्थ पे रखा, जुपिटर पे रखा, देख रहा हूँ कितना 70 किलो। सर जुपिटर पे जाके मैंने कुछ खा लिया तो, सर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, मेरे हाथ कट गए तो, सर मैंने बहुत ज्यादा वेट लूज कर लिया तो मैं जिम कर रहा हूँ जुपिटर पे। अरे पागल बच्चे, ये बोल रहा हूँ आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे, जो यहाँ पर थे वैसे के वैसे उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ से उठा के बाहर अब चेक कर रहा हूँ, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, मास कैसा रहेगा से, बिकॉज मैटर्स कांस्टेंट है ना यार, मैटर थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। कमाल करते हो पांडे जी। डन डन डन, चलो बढ़िया। तो मास रिमेन्स कांस्टेंट, वो पॉइंट भी लिख लो, ये तीन जो पॉइंट लिखे उसके नीचे लिख लो, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी जियोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है सर, आप ही लिख दो ना सर, ठीक है, वो भी हम ही लिख देंगे, नोट करके लिख लेना, बाद में 3 पॉइंट के बाद नोट मास ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट पहले आ गया, मैटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डू नॉट डिपेंड ऑन geographical location. In short, mass remains constant. और यहां पर ना स्टार मार्क करना, मास रिमेन्स कांस्टेंट के बाद स्टार मार्क, ऑब्जेक्ट इज सेम। ऑब्जेक्ट पे कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हम, है ना, ऑब्जेक्ट पे कोई छेड़खानी नहीं कर रहे, मतलब ऑब्जेक्ट को जिम नहीं करवा रहे, ऑब्जेक्ट को खाना नहीं खिला रहे, ऑब्जेक्ट से खाना निकाल नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट सेम, और खाली ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज करे, ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज करे, व्हेन जस्ट चेंजिंग ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो मास कैसा रहेगा, कांस्टेंट। करेक्ट 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 करेक्ट, चलो ठीक है, बढ़िया। चलो डन 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 डन, मेरे दिस पार्ट नाउ। ओके प्यारे बच्चों, अब जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज व्हाट इज वेट। उसके बाद दोनों का एक अच्छा सा प्यारा सा कंपैरिजन, और एक ऐसी प्यारी बातें बताओगे सर बोलेगा अरे यार आइंस्टाइन की बातें बताओ रे सर, न्यूटन की दुनिया में आइंस्टाइन की बातें करेंगे थोड़ी 5 मिनट के लिए। सर हैवी ना हो जाए, नहीं नहीं हैवी नहीं होगा, चलो ठीक है। वेट, व्हाट इज वेट? तो जनरली जब मास की बात आती है तो वेट आ ही जाता है। वेट एक ऐसा वर्ड है जो हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। एवरी डे टू डे लाइफ में हम वेट का इस्तेमाल करते हैं, वेट का ये जो शब्द है, जो वर्ड है, यूज करते हैं, और कहीं ना कहीं 90% ऑफ द टाइम गलत यूज करते हैं। सर तो वेट का, तो वेट मतलब वजन, राइट सर? अरे तेरा वेट कितना, तेरा वेट बढ़ गया, तेरा वेट कम हो गया, अरे वेट लॉस करना, वेट लॉस करना, ये तो कितना फेमस वर्ड है ना आजकल। ये लॉकडाउन में सब खा पी के मोटे हो गए, देखो मैं भी मोटा हो गया तो खा पी के सब मोटे, वेट लॉस करना, वेट लॉस, वेट लॉस करना है। अरे बाबा वेट लॉस कैसे करते हो? चलो तो वेट समझते क्या है, बढ़िया। चलो देखो वेट समझते क्या है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ओहो यहाँ पर, ठीक है, ये हो आप, है ना, चिंग 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 चिंग, ये हो आप, ए, चिंग 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 चिंग, बी। तो एक जादू है आप दोनों में, है ना। अगर आपके पास मास है, मैटर है ना, आप मैटर से बनो, तो आपके पास मास होगा लेट्स M1, इनके पास मास होगा M2, जादू है। तो ये आपको अट्रैक्ट करेंगे, है ना, सॉरी आप इनको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ विथ फोर्स F, तो ये भी आपको अट्रैक्ट करेगी या करेगा जो भी अपने फोर्स F से। इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, है ना, इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, पूरे मैजिक को बोलते हैं ग्रेविटेशन। नहीं हमने पूरा देखा है स्टार्टिंग वीडियो में, ठीक है। इस फोर्स से हम जो अट्रैक्ट करेंगे और जो अट्रैक्ट करेगा दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। बट आपको पता है कि आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट इतना फोर्स से कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मास इतना कम है आपका, और आपसे सबसे बड़ा मास एग्जाम्पल क्या है, अर्थ। ये क्या है देखो, अर्थ, अर्थ के पास मास कितना, 624 किलोग्राम, और आपका मास कितना होगा, चिन्नी सा 70 ग्राम, सॉरी 70 किलोग्राम, 60 ग्राम, किलोग्राम, 40 किलोग्राम, है ना। आजकल तो वेट लॉस कर करके 30 किलोग्राम तक पहुंच गए, तो आपका मास बहुत कम है, और अर्थ बोलेगा मेरे पास बहुत ज्यादा मास, तो ये जो फोर्स होगा बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, हम उसको नेग्लेक्ट कर देते, कैलकुलेशन में कभी लेते ही नहीं है, हम उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते, नेग्लेक्ट कर लो, नेग्लेक्ट कर लो, ठीक है। क्योंकि अर्थ आपका अट्रैक्ट कर रहा है, कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, सेंटर से, अर्थ अपनी फोर्स लगा रहा है सेंटर से, है ना, यहाँ से आप भी लगा रहे हो अर्थ, पैसा नहीं कि आप नहीं लगा रहे हो, आप भी लगा रहे हो, बट आपको पता है कि आप, अर्थ आपके पास नहीं आ सकता,
फर्स्ट वीडियो याद है, एप्पल ऑलवेज फॉल्स ऑन द अर्थ, अर्थ नेवर गोज टू एप्पल, वो वाला कॉन्सेप्ट। तो आपको पता, आप ही गिरोगे अर्थ पे। एक्चुअली हम अर्थ पे तो गिरते नहीं है, अगर आप हवा में कर लो तो आप गिर जाओगे, और आपके साथ आपके फ्रेंड वो भी गिरेंगे अर्थ पे, हवा में। तो आप दोनों प्यार में तो हवा में होंगे ना, फिर गिरोगे नीचे टक करके, फिर रियलिटी समझ में आती है, अरे अरे इस दुनिया ऐसी है, ये तो जालिम है। चलो बढ़िया। तो ये हो गया फोर्स, ये बोला फोर्स। अर्थ बोला मैं तुझे फोर्स F1 से अट्रैक्ट करूंगा, आपके फ्रेंड का F2 से अट्रैक्ट करूंगा, है ना, क्योंकि आपका मास अलग अलग है तो F1 F2 होगा। ठीक है, F1 से अट्रैक्ट करूंगा, F2 का। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, इसी को हम दूसरा नाम देते हैं वेट। इसी को दूसरा नाम देते हैं वेट। वेट मास है ही नहीं, उसके फॉर्मूले में मास जरूर आता है। वेट रिलेशन में बोल सकते हो मैथमेटिकल है, उसके अंदर फॉर्मूला में मास आता है, बट वेट मास है ही नहीं। पता नहीं मुझे क्यों मास जहां पर यूज करना लोग वेट 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 यूज करते हैं। मास और वेट का रिलेशन खाली मैथमेटिकल हो सकता है, फिजिकल होगा पर इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली है ही नहीं। वेट तो फोर्स है यार, मास क्या है, मैटर कितना है। अरे मेरे पास मास देखो कितना, मास मसल मसल पावर। और वेट मतलब कि मुझे कोई अट्रैक्ट कैसे कर रहा है, क्या बोलो सेम क्या है। मास दिखा रहा है क्वांटिटी कितनी मेरे अंदर, कितनी क्वांटिटी है, और वो वेट दिखा रहा है कि आपको कोई फोर्स से कितना खींच रहा है। बात खत्म हो गई यार, कहाँ रिलेशन है कोई भी। हाँ इनडायरेक्टली रिलेशन हो सकता है कि फोर्स कितना खींच रहा है वो मास पे डिपेंड करता है, वो हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट आप खुद सोचो ना कि देयर इज रिलेशन ऑफ मास और वेट, है ना। फिर सर क्यों करते हैं, कंपैरिजन के लिए कर लेते हैं, मैथमेटिकली कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए वेट क्या है। वेट इज नॉट अ मास, ये नॉट द एक्सटेंशन ऑफ अ मास। कोई एक्सटेंशन नहीं है मास का, या दूसरा नाम नहीं है मास का। वेट क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ या कोई भी प्लैनेट, कोई बड़ा प्लैनेट जो आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट इज द फोर्स। ओके, देखो यहाँ पर, देखो व्हाट इज अ वेट, सिंपल लैंग्वेज में लिखो, सिंपल भाषा में लिखो, व्हाट इज अ वेट। फर्स्ट आई विल राइट, वेट इज नॉट अ मास। ये मास क्या होता है, वो मैटर शो करता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर। वेट इज नॉट अ मास, इट रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ attraction of अर्थ और एनी प्लैनेट और एनी बिग ऑब्जेक्ट, है ना, बिग ऑब्जेक्ट जिसका मास बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो, जो सिग्निफिकेंट फोर्स अप्लाई कर सके। वेट इज नॉट अ मास, इट रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ और एनी प्लैनेट और एनी बिग ऑब्जेक्ट ऑन अ स्मॉल बॉडी, और यू कैन राइट ऑब्जेक्ट। ओके, तो बेसिकली इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली ये है क्या, वेट इज व्हाट, वेट इज नथिंग बट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं। इसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो फोर्स कितना होता है, अट्रैक्शन फोर्स कितना होता है, बोलो F1 कितना होगा, F या F1 जो भी, कैपिटल G m1, its a mass is m1, then m2, that is mass of earth upon r square. And we know that what is g, g of earth, gravitation of earth, अगर अर्थ की बात करूँ तो g me upon r square। g ये वाला क्या हो जाएगा, देखो g कांस्टेंट, m2 मतलब मास ऑफ अर्थ, r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। तो व्हाट इज f, ये क्या हो गया, जी हो गया, तो m1 इंटू जी, m1 इंटू जी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेट भी बोल देते हैं। तो वेट इज नथिंग बट m इंटू जी। व्हाट इज जी, अर्थ की ग्रेविटी, और अगर अर्थ नहीं है तो कोई भी प्लैनेट की ग्रेविटी। ठीक है, दिस जनरल फॉर्मूला। इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेट इज मास इंटू ग्रेविटी। अच्छा वेट इज मास, वेट इज नॉट अ मास, मैथमेटिकली आता है, वेट इज नॉट अ मास, वेट इज अ फोर्स। वेट क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज m, यहाँ पर लिखना, व्हाट इज m, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है वो ऑब्जेक्ट। व्हाट इज जी, ग्रेविटी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ पर्टिकुलर प्लैनेट। अगर अर्थ है तो अर्थ, अगर कोई दूसरा प्लैनेट दूसरा प्लैनेट। ठीक है, व्हाट इज वेट, वेट इज फोर्स। ठीक है, व्हाट इज वेट, वेट इज फोर्स, लिख लेता हूँ। व्हाट इज वेट, वेट इज फोर्स। किसका फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसको हम गर्लफ्रेंड का फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स, याद है ना सर, गर्लफ्रेंड, ग्रेविटेशन, गर्लफ्रेंड नहीं, दर्द होता है सर। ठीक है, नहीं गर्लफ्रेंड, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, डन डन डन। सो वेट समझ में आ गया, वेट क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों। सर ठीक है,
अब एक कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि वेट और मास का, ताकि कोई भी पॉइंट छूट गया हो तो वो हम देख लेंगे। इसकी क्वांटिटी कैसी है, यूनिट क्या होती है। अगर फोर्स है तो यूनिट क्या होगी बोलो। अरे वेट इज व्हाट अ फोर्स, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इसकी भी न्यूटन। ठीक है, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ। अगर सीजीएस यूनिट देखेंगे तो डाइन। ऑल राइट, विच क्वांटिटी विल बी स्केलर वेक्टर। इसका डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन होता है, इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, सर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बढ़िया। चलो, इट डिपेंड्स ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो इसकी वैल्यू ज्योग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड करती है। चलो, डन 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 डन। ओके, आई डू क्विक कंपैरिजन बिटवीन वेट एंड मास। इसीलिए कंपेयर इतनी बार करते हैं ना, माइंड में चला था कि वेट और मास में कुछ तो होगा रिलेशन। हाँ है, मैथमेटिकल है, कहा ना बोल रहा हूँ। बट वेट क्या है, फोर्स है, मास क्या है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है। डोंट फॉरगेट दिस, डोंट फॉरगेट दिस एवर। ठीक है प्यारे बच्चों, लेट्स डू अ क्विक कंपैरिजन। ऑल राइट, ओके, चलो डन डन डन। अच्छा लिखो तो, डन डन कर रहे हैं। ठीक है, मास, वेट, मास, वेट, ये हो गया हमारा टेबल। चलो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज मास। मास क्या होती है, क्वांटिटी होती है, किसकी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना, मैटर की क्वांटिटी होती है। वेट जबकि क्या होता है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है बाई जनरली प्लैनेट या तो बिगर ऑब्जेक्ट। तो जनरली बिगर ऑब्जेक्ट क्या, प्लैनेट ही होता है हमारा, इसीलिए फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बाई प्लैनेट। ठीक है, सिंबल क्या होता है, सिंबल मास का, मास लिखते हैं छोटा एम, इसको बोले डब्ल्यू। डब्ल्यू याद है, डब्ल्यू डब्ल्यू ढूंढ, डब्ल्यू फाइंड कर रहे हो। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय प्लैनेट। ठीक है, विच क्वांटिटी, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। और ये होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। सर इसका डायरेक्शन होता है, हाँ बिल्कुल होता है ना। अरे फोर्स है तो फोर्स का डायरेक्शन तो होगा ही, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ओके। थर्ड वन, यूनिट, डायरेक्ट ऐसा यूनिट लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा यूनिट, व्हाट इज दिस यूनिट, किलोग्राम, है ना, किलोग्राम। इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट। अरे वो फोर्स है, फोर्स का ऐसा यूनिट इज न्यूटन, न्यूटन बाबा। इसको केजी लिखते हैं। ठीक है, इसको कैपिटल है, साइंटिस्ट का नाम बड़े, एक ही लेटर, फर्स्ट कैपिटल। ठीक है, फोर्थ ऐसा यूनिट क्या हो गया, स्केलर हो गया, क्वांटिटी ऑफ मैटर हो गया, हाँ ज्योग्राफिकल लोकेशन। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, वो बताया था ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होगा अगर ऑब्जेक्ट में कोई छेड़खानी नहीं करे हो तो। खाली ज्योग्राफिकल लोकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, फ्रॉम ज्योग्राफिकल लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जीएल मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इसको मैं रेड से लिख रहा हूं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। वेट नहीं कांस्टेंट रहेगा, वो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, इट, अरे इट डिपेंड्स ऑन ज्योग्राफिकल, अरे स्पेलिंग, जियोग्राफिकल लोकेशन, जीएल। ओके, डिपेंड्स ऑन दी ज्योग्राफिकल लोकेशन, जीएल। ठीक है, अरे देखो यार, अर्थ, अर्थ ड्रॉ करो, अर्थ, अर्थ, अर्थ एक्चुअली सर्कुलर नहीं है, पता ना, अंडा है, अंडा, अंडा दिस सेंटर पॉइंट, अंडा अंडा। लेट्स से यू आर स्टैंडिंग हियर, है ना, आप ऐसे खड़े हो, किचर 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 किचर, छोटे से आप प्यारे से, आपका मास यहाँ पर क्या होगा बोलो जल्दी, व्हाट विल बी योर मास हियर, मास होगा एम, और वेट होगा W1। क्यों सर, क्योंकि यहाँ से जो होगा, लेट्स से ये पोल है ना, ये पोल, ये वाला पोल, और इक्वेटर, इक्वेटर दूर होता है थोड़ा, इक्वेटर दूर होता है, देखो इसका जो लेंथ होगा इक्वेटर के दूर होता है, छोटा सर्कल को कॉम्प्रेस कर दिया आपने, सर्कल को दबा दिया, सर्कल को दबा दिया, तो जो दूर पार्ट जाएगा उसको इक्वेटर बोलो, जो नजदीक आ गया सेंटर से वो पोल होता है। तो यहाँ पर पोल पे नजदीक है तो ग्रेविटी ज्यादा होगी, ग्रेविटी पता है ना, पोल पे ज्यादा होती है यार, लास्ट टाइम तो कराया वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, देख लो थर्ड लेक्चर। तो जल्दी नजदीक है तो ग्रेविटी यहाँ पर ज्यादा होगी, ग्रेविटी ज्यादा तो वेट ज्यादा, बिकॉज वेट इज mg। इसको हम लिख सकते हैं फॉर्मूला ना, व्हाट इज वेट, वेट इज mg। मोर द मास, देखो मोर द मास मोर विल बी द वेट, मोर द ग्रेविटी मोर विल बी द वेट। क्लियर, ठीक है, तो यहाँ पर वेट होगा W1, लेट्स से मास इज m, वेट इज W1, लेट्स से WP ऑन द पोल। ठीक है, और व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मास, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, इट इज स्केलर, पर वेट का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द सेंटर।
ये होगा WP का डायरेक्शन। चलो आप यहाँ पर खड़े हो, है ना, ऐसा। तो आपका मास कितना होगा, सेम यू द सेम टाइम मास m, वेट होगा WE इक्वेटर पे, और फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर। तो वेट ऐसा एक्ट है, देखो ऐसा है, डायरेक्शन है देखो ये, और ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। आप अभी यहाँ पर खड़े हो, है ना, तो आपका मास यहाँ पर भी क्या होगा m, और फोर्स दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज वेट, पोल पे होता है WP, और डायरेक्शन होगी ये टुवर्ड द सेंटर। अगर आप यहाँ पर खड़े हुए, है ना, तो आपका मास स्टिल m, एंड आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वेट इक्वेटर पे W, एंड डायरेक्शन विल बी दिस। तो देखो डायरेक्शन देखो हर जगह अलग अलग है, वेट की डायरेक्शन हर जगह अलग है। मैग्नीट्यूड वेट का सेम हो सकता है, अगर पोल पे है तो सेम, इक्वेटर पे है तो सेम, बट डायरेक्शन हर तरफ अलग है। और मास इज ऑलवेज सेम, एंड डायरेक्शन तो है ही नहीं मास की, स्केलर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डन 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 डन, कॉपी करो, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। ऑलराइट, डन डन, ओके। अब एक चीज दिखाने जा रहा हूं, अगर समझ में ना आए, अगर आपको लगे कि सर ये थोड़ा भारी हो रहा है, तो छोड़ देना, बहुत ही बोल रहा हूँ, पहले से बोल रहा हूँ, छोड़ देना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट 11वीं में आप डिटेल में पढ़ोगे, वैसे डिटेल में वहां पर भी नहीं पढ़ोगे, बट जो मैं पढ़ा रहा हूँ एग्जैक्टली उतना ही पढ़ोगे, बट फिर भी 11 में थोड़े मैं एग्जाम्पल ज्यादा दे सकता हूँ, थोड़ी और चीजें बातें बोल सकता हूँ, पर अभी मैं बिल्कुल उस पर टॉपिक पे ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। सर ये करवाई क्यों रहे हो, आपके माइंड में आएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा ओलंपियाड के लिए कर रहा है प्रैक्टिस या प्रिपेयर कर रहा है ना, तो उसको फिर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो छूट जाए, इसलिए मैं ज्यादा करवा रहा हूँ। ये बुक्स में भी नहीं मिलेगा ग्रेड 9 की, ठीक है। नाउ अच्छा टॉपिक निकालने जा रहा हूँ, इसको ना आइंस्टाइन ने लेके आया था। जब जब तक न्यूटन की फिजिक्स चल रही थी ये टॉपिक आया ही नहीं, पर आइंस्टाइन जब आया पिक्चर में, तब ये टॉपिक छेड़ दिया आइंस्टाइन ने। उससे पहले लोगों को पता लगा ही नहीं कि ऐसा भी कोई हो सकता है, कि हमने क्या माना था, मास तो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, ऐसा कोई हमने लॉ भी पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास का कांस्टेंट है, मतलब अगर आप खा नहीं रहे हो, आपकी एनर्जी रिड्यूस नहीं करो, तो आपका जो मास है वो कांस्टेंट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है फ्रॉम आइंस्टाइन पॉइंट ऑफ व्यू। सर आइंस्टाइन के पॉइंट ऑफ व्यू फिजिक्स चेंज होती है कि रियल लाइफ में क्या, नहीं रियल लाइफ में भी चेंज होता है क्वांटम लेवल पे, तो उसको थोड़ा समझना बहुत डिफिकल्ट है, बट मैं ट्राई करूंगा एज सिंपल एज पॉसिबल। अगर जो ओलंपियाड्स के लिए कर रहा है वही देखे, नहीं तो स्किप करे और आगे के टॉपिक पे चले जाए, ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ये टॉपिक से कोई चेंज फिजिक्स नहीं होगी, बिकॉज हम जो भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटन की फिजिक्स पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े ऑब्जेक्ट्स पे लगा रहे हैं, छोटे छोटे क्वांटम पार्टिकल्स पे नहीं जा रहे, एटॉमिक लेवल पे नहीं जा रहे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो मास है और वेट जो कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्लियर है। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है और मास और वेट भी गड़बड़ करी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मास और वेट बहुत क्लियर हो चुका है और आपको लगता है कि नहीं यार इतना भारी टॉपिक की जरूरत नहीं, तो छोड़ दो और आगे टॉपिक पे चले जाओ। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मास, एक को बोलते हैं हम इनर्शियल मास, और दूसरे को बोलते हैं ग्रेविटेशनल मास। ओहो सर ये दो मास, तो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हमें तो क्या समझना है, देखो हम इंसान, छोटे से इंसान, प्यारे से इंसान, हमें क्या समझना है कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है पेन, इसका सर हमने तो मास फाइंड कर लिया, मास फाइंड कर लिया, तो सर एक ही मास है ना, दो मास कैसे हो सकता है, और दो मास कैसे है, मतलब क्या क्या निकल रहे हो, इसको कैप के बिना निकाल रहे हो, इसको कैप के साथ करो ना 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 ना। देखो अगर ये पेन है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को बना रहा हूँ ऐसे, देखो 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 देखो, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये पेन है हमारी, यही पेन यहाँ पर, ये सरफेस पे रखिए, हवा में नहीं सरफेस पे रखिए, जस्ट आपको दिखाने के लिए सरफेस पे रखिए। इसका लेट्स से मास, इनर्शियल मास हम इसको बोलते हैं एम आई, इनर्शियल मास। सर इनर्शियल का मतलब क्या, खाली इनर्शिया तो मतलब पता है, व्हाट इज इनर्शिया, रेजिस्टेंस, इनर्शिया का मतलब रेजिस्टेंस, अरे इनर्शिया मतलब रेजिस्टेंस टुवर्ड्स टुवर्ड्स मोशन, है ना, इट इज रेजिस्टेंस टुवर्ड्स मोशन, ठीक है। इनर्शियल मास मतलब कि एम आई एक मास रखा है, पेन रखा है, अब मैं उसको फोर्स लगा रहा हूँ, कोई भी डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, कहीं पर भी लगा रहा हूँ, लेट्स से मैं यहाँ लगा रहा हूँ, दिस इज फोर्स अप्लाइड, है ना, फोर्स अप्लाइड। अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये रेजिस्ट करेगा घूमने के लिए, क्यों, क्योंकि इसके पास इनर्शिया है, क्यों इनर्शिया, बिकॉज ऑफ मास। तो ये जो मास है उसको बोलते हैं इनर्शियल मास। तो अगर उसको मैंने एक्सेलरेशन में लेके आ गया, लेट से उसको इतना धक्का मार, इतना धक्का मार, इतना फोर्स लगाया कि वो एक्सेलरेशन में आ गया, तो लेट से फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि मास इज कांस्टेंट यहाँ पर, ये तो लेट से कांस्टेंट है ना, फॉर अ गिवन कंडीशन, फॉर अ गिवन कंडीशन, ठीक है, फॉर अ गिवन कंडीशन। तो यहाँ पर जो मास निकलेगा दैट विल बी एफ बाई ए, एंड दिस मास इज कॉल्ड इनर्शियल मास। अगर आप कैलकुलेट करते हो कोई फोर्स लगा के कि उसमें कितना
एक्सेलरेशन आ गया, ये तो आपने जो उसकी स्टेट ऑफ मोशन वो चेंज कर दी, तो वो जो मास दिखा रहा है वो इनर्शियल मास। अरे देखो ना, समझ आ गया, ये पेन रखी, पेन को मुझे धक्का मारना है, पेन धक्का मारूंगा पेन जल्दी मूव नहीं होगा, आपको लगेगा पेन तो मूव हो जाएगी सर, समझो ट्रक के बहुत बड़े, आपको धक्का लगा, धक्का लगा, बहुत धक्का लगा, फिर धीरे धीरे मूव करिए, और सेम धक्का अगर आप सेम फोर्स का अप्लाइड करो छोटी कार तो कार जल्दी मूव हो जाएगी। क्यों होती है? बिकॉज दोनों का मास अलग है, और वो जो मास होता है वो इनर्शियल मास होता है। इनर्शियल मास मतलब रेजिस्टेंस टुवर्ड्स मोशन। आप कोई भी फोर्स लगा रहे हो, अगर आप ऊपर नीचे कहीं पर भी लगा रहे हो, और जो रजिस्ट करता है, क्यों रजिस्ट करेगा? बिकॉज उसके पास मास है, तो उस मास का नाम बोल दिया इनर्शियल मास, खत्म, सिंपल स्टोरी। हाँ, तो सर एक ही मास होना चाहिए ना, जो मास इनर्शियल मास, तो ग्रेविटेशन कैसे हो गया मास? हाँ हाँ, देखो, सेम ऑब्जेक्ट आई एम कीपिंग सेम। हम हमने टीवी टावर पे चला गया, टीवी टावर, और यहां से वो ऑब्जेक्ट को छोड़ा, यही पेन को, यही पेन को, यही पेन छोड़ा, तो नीचे जाएगा। क्यों जाएगा नीचे? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। और ग्रेविटी क्या है? एक्सेलरेशन, है ना, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन। तो कौन पुल कर रहा है? अर्थ पुल कर रहा है, लेट्स अर्थ या जो भी प्लैनेट, बट हम अर्थ पे तो अर्थ पुल कर रहा है, एफ से पुल कर रहा है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ which force the earth is pulling that object? G m1 m2 by r square, let's say। और यहाँ पर जो रेडियस अर्थ का और मास अर्थ का, तो ये क्या बन जाएगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, लेट्स से मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था? m इंटू जी, है ना। अरे ये जी वही है ना, जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो यहां से m क्या मिला? फोर्स अपॉन जी। और अगर आप ऐसे कैलकुलेट करते हो तो आपको जो मास मिलता है वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल मास। तो अगर आपने मास कैलकुलेट किया न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को इस्तेमाल करके, तो आपको जो मास मिलता है इनर्शियल मास मिलता है। और आपने जो मास कैलकुलेट किया, अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा, छोड़ा, और आपने मास फाइंड करने की कोशिश की जस्ट बिकॉज ऑफ प्योर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फिनोमिनन, तो ये जो मास मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल मास। तो आपने किससे कैलकुलेट किया ग्रेविटेशनल मास? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर आपने इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया तो आपको क्या मिलेगा? ग्रेविटेशनल मास। और इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया तो इनर्शियल मास। बट सर हम तो हमारे कैलकुलेशन में इसको इक्वेट भी तो कर देते हैं एम ए से, तो यही तो हुआ एम इज, अरे यहाँ पर अगर एम जी लिखू, एफ बाई ए क्या है? एक्सेलरेशन, तो यही तो हो गया फॉर्मूला, दोनों सेम। हाँ सर, फिर तो क्या दोनों मास तो सेम ही, तो फिर दोनों का अलग अलग नाम क्यों? क्योंकि दोनों सेम आता है और हम इक्वेट भी करते हैं एफ इक्वल्स टू एम ए इस फॉर्मूला को, क्योंकि नेट फोर्स इज एम ए ओनली, और हम न्यूटन का लॉ भी अप्लाई करवा लेते हैं, सेकंड लॉ, और एफ को बोलते हैं एम ए ही बोल देते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, बिकॉज वी आर डीलिंग दी क्लासिकल फिजिक्स, है ना। हम क्लासिकल फिजिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स का मतलब हम बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं जहां पर न्यूटन्स की लॉ वैलिड है, न्यूटन्स लॉ वैलिड है ना, जहां पर न्यूटन्स की लॉ वैलिड है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा स्पीड से एक्सीलरेट कर दूं, बहुत स्पीड ऑफ लाइट की तरफ लेके जाऊं, स्पीड ऑफ लाइट, जनरली हमारी मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होती है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होती है? जो नॉर्मल डी टू कार्स होती है, बाइक्स होती है, प्लेन्स भी ले लो, 800 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर, दैट्स 800,000 किलोमीटर पर आवर। इतनी हमारी स्पीड होती ही नहीं ऑब्जेक्ट की कि स्पीड ऑफ लाइट को रीच करे। बट अगर ये ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट रीच करेगा तो इसका जो इनर्शियल मास है वो चेंज आएगा, क्योंकि एक स्पीड के बाद, देखो इनर्शियल मास का कॉन्सेप्ट कैसा आइंस्टाइन लेके आया, थोड़ा फील करवा रहा हूं, बाकी हमारी जो फिजिक्स है एक बार रिपीट कर लूं। अगर आप, चलो एक बार रिपीट कर लेता हूं। इनर्शियल मास कैसा होता है? रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द मोशन, ग्रेविटेशन से। इस ये फॉर्मूला सेकंड लॉ से आएगा, ये फॉर्मूला न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आएगा। बट हमने तो माना है कि दोनों फॉर्मूला को इक्वेट कर सकते हैं, बिकॉज न्यूटन लॉ यहाँ पर भी वैलिड है, यहाँ पर भी वैलिड है। तो हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू, सॉरी, मास ड्यू टू इनर्शियल मास आएगा या तो ग्रेविटेशनल मास आएगा, हमारी फिजिक्स के लिए पूरा का पूरा बिल्कुल सेम होगा। हम कोई भी ग्रेविटेशनल मास या इनर्शियल मास लेंगे, हमारा आंसर सेम ही आएगा न्यूमेरिकली कॉन्सेप्टुअली डिफरेंट है थोड़ा, पर न्यूमेरिकल हमारा सेम ही आएगा। तो हमारी स्टडीज में हम ना वर्ड इनर्शियल मास यूज करते हैं ना ग्रेविटेशनल मास यूज करते हैं, हम खाली बोलते हैं मास, सिंपल मास, बात खत्म, ठीक है। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट की तरफ जाता है, तो स्पीड ऑफ लाइट की तरफ ऑब्जेक्ट कौन जनरली जाता है? हमारी बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स जो कार्स, बाइक्स, ट्रेन, प्लेन, वो तो जाएगी नहीं स्पीड ऑफ लाइट की तरफ। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 to 10 मीटर पर सेकंड। इतना हाई स्पीड किसी का हो ही नहीं सकता, अभी तक तो नहीं एटलीस्ट। तो ये पार्टिकल्स क्वांटम पार्टिकल्स करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, और उसकी स्टडी में हाँ इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास बहुत अंतर आता है ऑब्वियसली। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू मास एट अ क्वांटम लेवल। बट हमारी जो क्लासिकल फिजिक्स है, जो न्यूटन की फिजिक्स है, वहां पर इन दोनों में इतना डिफरेंस आता ही नहीं, न्यूमेरिकली सेम आता है। तो हम ये वर्ड यूज ही नहीं करते इनर्शियल ग्रेविटेशन, हम खाली मास बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, बढ़िया।
अब ये इनर्शियल मास एक्चुअल में पिक्चर में कब आता है, जब आपको फील करवाता हूँ। लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट अप्रोच कर रहा है, क्या कर दिया, स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर दिया, लेट्स से 3 × 10⁻² मीटर पर सेकंड। अब स्पीड ऑफ लाइट अप्रोच करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, वो भी एक हाइपोथेटिकल केस है। चलो अप्रोच कर लिया मान लो, तो स्पीड ऑफ लाइट अप्रोच करने के लिए एक्सीलरेशन कितना हाई होगा, ऑब्वियसली क्योंकि आपने इतनी स्पीड बढ़ाई तो फोर्स कितना ज्यादा लगाया होगा, चलो लगा भी दिया, करेक्ट, ओके। अब स्पीड ऑफ लाइट से भी आपको फास्ट जाना है, दैट स्पीड ऑफ लाइट को टच करना इज आइडियल कॉन्सेप्ट, स्पीड ऑफ लाइट को भी क्रॉस कर देना है, तो सोचो फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, चेंज ऑफ एक्सीलरेशन कितना लाना पड़ेगा। तो वहां पर तो मास ऑलमोस्ट मतलब कैसे उसके इंक्रीज करें, तो वहां पर जो मास होगा वो रेजिस्ट इतना करेगा कि बस अब तो मैं स्पीड बढ़ा ही नहीं सकता अब मेरी, तो वहां पर जो मास चेंज होते 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 इनर्शियल मास बन जाएगा, इतना हाई मास बन जाएगा, तो मास वहां पर इंक्रीज हो जाएगा, जैसे स्पीड बढ़ा दी आपने, मास क्या होगा, इंक्रीज हो गया, बोले अब मैं रेजिस्ट इतना करूंगा कि अभी मेरी स्पीड बढ़ा ही नहीं सकता, तो वहां पर मास जो था पहले अब बढ़ गया, तो मास, आप बोलोगे सर कि मास कैसे बढ़ गया, क्वांटिटी तो सेम होगी ना, पार्टिकल्स के अंदर पार्टिकल बढ़ गए क्या सर, नहीं पार्टिकल भी सेम रहे, तो सर मास कैसे बढ़ गया, क्योंकि आइंस्टाइन ने बोला जो इनर्शियल मास है इट इज नॉट जस्ट योर सिंपल मास, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं है, एक एनर्जी रिप्रेजेंट करती है, और उन्होंने अपना फेमस इक्वेशन बना था इक्वल्स टू mc², तो अगर वो समझ पाते हो तो आप ये इनर्शियल मास का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, तो वहां पर जो कॉन्सेप्ट है ये डिफरेंस ऑफ मासेस है, तो मास रिप्रेजेंट्स बेसिकली एनर्जी, नॉट जस्ट क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो सर क्या हम गलत पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल गलत नहीं पढ़ रहे, एट ए क्लासिकल लेवल जो हमारी डे टू डे लाइफ की फिजिक्स है, बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट की फिजिक्स, जो हमारे आसपास की फिजिक्स है, बिल्कुल सही जा रहा है, कोई गलत नहीं है। क्वांटम लेवल पे चीजें ऑब्वियसली डिफर करती है, मॉडर्न फिजिक्स इवॉल्व कर रहा है, आप भी स्टडी करोगे धीरे धीरे बहुत सारी चीजें ग्रो होगी। ओके, ऐसा तो मैं टॉपिक पढ़ा नहीं पाऊंगा, मुझे पढ़ाना भी नहीं है, और ये जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशियंट है टिल ग्रेड 12th लेवल, ठीक है, डन डन, ओके मेरे से बस। अगर किसी को सच में समझ में नहीं आया और लग रहा सर आप बहुत ज्यादा स्पीड में बोल दिए यार बहुत ज्यादा, तो छोड़ दो ये टॉपिक को, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, ग्रेड 9 लेवल पे आपको बहुत कम फिजिक्स आती है ना, बहुत बेसिक लेवल की फिजिक्स आती है, इसलिए टॉपिक मुझे नहीं छेड़ा था, बट जस्ट फॉर ओलंपियाड लेवल स्टूडेंट्स मैंने छेड़ दिया, ताकि एटलीस्ट एग्जाम में कुछ छोटी छोटी बातें हैं तो आपको पता हो, कंफ्यूज ना हो जाओ, डर ना जाओ कि सर ये दोनों मार्क्स अलग अलग कैसे होते हैं, ये अलग अलग नाम आपने तो नहीं पढ़ा, इसीलिए मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, ऑल राइट, वीडियो थोड़ा एक, what is the relation of, next topic is relation of weight on earth, weight of an object on earth and weight on moon, ठीक है, लेट्स से द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m, है ना, मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, m, we know that, what is the relation of gravity on earth and moon, we know the relation of gravity on earth and moon, gravity on earth is g, it is 1 or 6 times gravity on moon, or you can say gravity on moon is 1/6 the gravity of earth, ये हमने फाइंड कर लिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, ओके। So let's say weight on earth, weight is nothing but force, what is force on the earth, mass of the object into gravity of earth, weight on the moon क्या होगा, mass into ग्रेविटी ऑन मून, अब दोनों को डिवाइड कर दो, वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन मून, व्हाट इज वेट ऑन अर्थ, मास इनटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ अपॉन मास इनटू ग्रेविटी ऑन मून, ये दोनों कैंसिल हो गया, जी बाई जी एम क्या होता है, जी इज इक्वल टू 6 टाइम्स जी एम, है ना, जी इज 6 टाइम जी एम अपॉन जी एम कैंसिल, इट इज 6, ठीक है, तो वेट ऑन earth is 6 times the weight on moon, or you can say weight on moon is 1/6 the weight on earth, ठीक है। कुछ कहावतें हैं जो नेट पे और कभी कभी मीम्स में आती है कि यू आर नॉट फैट, इट इज जस्ट यू आर ऑन द रॉन्ग प्लैनेट, अगर आप मून पे जाओगे तो आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वेट मतलब फोर्स है यार, मास तो आपका तभी भी सेम होगा, जो कंटेंट है आपके अंदर, जो अगर मैं मोटा हूँ देखो तो हूँ रहूंगा, मैं मून पे जाके भी कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा, हाँ पर जिम करता हूँ, और पर अच्छा खाना खाता हूँ, डाइट अच्छा लेता हूँ, तो ऑब्वियसली वो मैटर करेगा, पर अभी अभी कभी मुझे छोड़ के आओ तो मून पे, तो नहीं कि मैं पतला हो गया, अरे सर अभी हाँ की वेट, वेट तो फोर्स है, मास थोड़ी ना चाहिए, तो कमाल करते हो, डन डन डन, ओके, चलो, ऑलराइट, लेट्स गो फॉर दी
नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट। सो एक क्वेश्चन जनरली बच्चों के माइंड में आता है, खाली मैं उसको समझा देता हूँ। आई मीन आई वोंट बी एबल टू राइट, आई डोंट नो नीड टू राइट दैट थिंग्स, आई जस्ट एक्सप्लेन। जनरली जो स्प्रिंग फोर्स से हम कैलकुलेट करते हैं ना, व्हाट इज स्प्रिंग फोर्स, ऐसा कुछ होता है ना। यहाँ पर मार्किंग होता है तो डिजिटल आता है, यहाँ पर मार्किंग होती है, न्यूटन होता है, यहाँ पर केजी होता है, फिर यहाँ पर एक हुक होता है, फिर यहाँ पर हम जो भी ऑब्जेक्ट उसको लटका देते हैं और देखते हैं कितना मास है, वेट है, स्प्रिंग बैलेंस, है ना। तराजू होते हैं फिर जनरली, है ना, ये तराजू होते हैं। यहाँ पर सब्जी रखी होती है या फ्रूट्स, और यहाँ पर मास रखे होते हैं 1 kg 2 kg वॉट्स एवर, ठीक है। या तो फिर डिजिटल होता है, इट इज कॉल्ड वेइंग स्केल, है ना, एक बढ़िया सा डिजिटल होता है। यहाँ पर कॉइन डालते हो, यहाँ पर दिखता है आपको। सो बेसिकली ऑल दिस थिंग्स दे ऑलवेज मेजर वेट, मास मेजर कर ही नहीं सकते, वेट मेजर करते हैं। जब आप स्प्रिंग बैलेंस पर रखते हो तो स्प्रिंग फोर्स नीचे लेके जाता है, ठीक है। अरे ऑब्जेक्ट का फोर्स, दैट इज विच फोर्स, वेट ही तो लगता है, वेट इज नथिंग बट फोर्स ओनली। तो आपको जो भी दिखाएगा स्प्रिंग में जो आएगा या फोर्स, दैट विल शो द वेट। यहाँ पर तराजू में रखते हो तो मास का वेट, मास को वेट लगेगा, जैसे फोर्स लगेगा नीचे लगेगा, इसी तरह इसका भी फोर्स लगेगा नीचे लगेगा। और यहाँ पर भी जब आप खड़े रहते हो तो आपको जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन, वो लगता है, बेसिकली फोर्स लगती है। तो तीनों केस में आप फोर्स ही लगा रहे हो। तो कभी भी रियल लाइफ में हम जो मेजर करते हैं वो वेट ही मेजर करते हैं। तो सर क्या फिर ये 1 kg 2 kg दिखा रहा है वो वेट है कि मास है? ऑब्वियसली वो क्या करता है, कन्वर्ट करके देता है आपको। अगर वेइंग स्केल डिजिटल तो आपको 1 kg या 10 kg या 50 kg दिखा रहा है, तो आपका मास ही 50 kg है, मतलब कि वो जी को डिवाइड करके देता है। यहाँ पर भी देखते हो तो आप जो लेके आए तो आप बोले 1 किलोग्राम लेके आए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो वो 1 किलोग्राम होते हैं कि न्यूटन होता है? तो वो 1 किलोग्राम ही होता है। पर सर यहाँ तो वो फोर्स लगती है। अरे यहाँ पर भी फोर्स लगती है, ये मास रखा आपने, यहाँ पर भी फोर्स लगी, सेम मास रखा, यहाँ पर भी फोर्स लगी, तो आपने इतना मास के लेके आया ना। वेट 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 कैंसिल हो गया, मास ही तो है, जी जी कैंसिल हो गया दोनों पे, क्योंकि दोनों पे जी लग रहा है बिल्कुल डाउनवर्ड्स। तो आप उसका मास ही तो लेके आए, यहाँ पर जितना मास था उतना मास का फल लेके आए। तो फिर बोल रहा 2 किलोग्राम का फल लेके आए तो 2 किलोग्राम ही लेके आए, या तो उसको बोल रहे 20 न्यूटन लेके आए, ठीक है। फिर वेट में बोलना, यहाँ पर न्यूटन में और साइड में क्या होता है, केजी में कन्वर्जन होती है, तो आपको पता चलता है। तो बेसिकली इट ऑल एवरीथिंग मेजर्स वेट, बट ऑब्वियसली अगर आप उसको जी डिवाइड करें तो किलोग्राम्स होता है। तो जनरली आपके जो पैकेट्स पे केजी लिखा होता है वो लिखते हैं नेट वेट, लिखते हैं नेट वेट, तो बोलेंगे 6 किलोग्राम, नेट वेट 500 ग्राम्स, इट हैज टू बी नेट मास, ठीक है। पर ठीक है चलो कोई नहीं, उनकी भी गलती नहीं है। डन डन, चलो जस्ट एक्स्ट्रा ज्ञान, कुछ बच्चों को डाउट्स होते हैं तो एक्स्ट्रा ज्ञान लिखना है तो लिख लेना, बाकी मैं नहीं लिखाऊंगा ये चीजें, ठीक है, एक्स्ट्रा ज्ञान है ये। ऑलराइट, डन। चलो एक न्यूमेरिकल कर लेता, फटाफट एक न्यूमेरिकल आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, है ना। ये है न्यूमेरिकल 1 आज का। अ मैन वेज, स्टार्ट करो ना न्यूमेरिकल, प्लीज पॉज एंड सॉल्व, एक बार पॉज करो, कुछ ट्राई करो। अ मैन वेज 600 न्यूटन ऑन अर्थ। ओहो, वेट दिया, मतलब देखो न्यूटन दिया तो वेट, अगर कभी भी मास भी बोले या वेट बोले तो हमें न्यूटन यूनिट देखनी है, यूनिट कितनी न्यूटन, तो वो वेट ही होगा, दैट इज फोर्स ओनली। साइड पे लिख लेता हूँ फोर्स। व्हाट इज इज मास, मास कितना होगा पता नहीं। ग्रेविटी कितनी लेनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ इट वर टेकन टू मून, ये अर्थ पे, तो मैं ई लिख लेता हूँ, ठीक है। इफ टेकन टू मून इस वेट वुड बी 100 न्यूटन। अगर मून शून्य पे चले गए तो वेट क्या हो जाएगा, ओहो 100, हमें पता है 6 टाइम्स कम हो गया। व्हाट इज द मास ऑन इज मून, व्हाट इज द मास, ये अर्थ पे पूछ रहा है मास, ये मून पे पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, ठीक है, ये अर्थ की ग्रेविटी दी है, ये मून की पूछ रहा है, बढ़िया। तो चलो कैलकुलेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या पूछा, मास फाइंड करना, व्हाट इज मास। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इज समथिंग बट फोर्स, दैट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटी। अगर वेट ऑन अर्थ है तो ग्रेविटी ऑन अर्थ होगी। व्हाट इज वेट, 600 न्यूटन ऑन, ये न्यूटन में होना चाहिए, ये किलोग्राम में मिलेगा आपको, ये मीटर पर सेकंड। देख रहा, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये न्यूटन में है तो आपको मास किलोग्राम में मिलेगी और ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द मास ऑन अर्थ, वी डोंट नो, इट इज द मास ऑन अर्थ। व्हाट इज ग्रेविटी, ग्रेविटी इज 10, 10 10 cancel, what is mass on earth, 60 kilogram, ठीक है, that is the answer, mass on earth is 60 kilogram. Next question is what is mass on the moon. Mass remains constant irrespective of geographical location, so mass on moon will be obviously equals to mass on the earth, that is 60 kilogram. geographical location पे नहीं डिपेंड करता, it is a quantity of matter, है ना, it is the quantity of matter, तो वो कांस्टेंट रहेगी, ओके, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज ग्रेविटी ऑन मून, तो वी नो दैट
Gravity on moon is 1/6 of gravity on earth. Gravity on earth is 10 by 6, that is 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. और आप ऐसे भी कर सकते हो, वेट ऑन मून इज वी नो 1/6 वेट ऑन अर्थ. वेट ऑन मून इज मास इंटू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 मास ग्रेविटी ऑफ अर्थ. मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, तो ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 ग्रेविटी ऑफ अर्थ. और यहाँ से निकाल दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, अगर आपको ये याद है ये तो याद है, कोई भी सम अब मेनली यही पता होना चाहिए. ठीक है, ये तो उसके बाद में है. ठीक है प्यारो, सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल. खाली दिखाने के लिए कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हो बेसिक लेवल पे, और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करोगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स ओलंपियाड्स. क्या बात है सर, मजा आ गया. चलो ठीक है, मजा आ गया ना, मजे से पढ़ो. अब फटाफट हम इरेज करते हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलते हैं. हाँ, गर्मी बहुत है बच्चों, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है मुंबई में. इट्स वेरी हॉट. तो सर एसी लगवा लो, और एसी लगवा देंगे, आवाज बहुत आती है. अभी माइक लाइटिंग सब बहुत कुछ इश्यूज है. ठीक है, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे. आई रियली नो, मुझे पता है, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है कि सर यहाँ पर देखो थोड़ा डस्ट आ गया, डार्क आ गया, ये करेंगे थोड़ा, उसको भी ठीक कर देंगे. छोटी छोटी चीजें, क्योंकि मुझे भी पता है कि ये मैटर करती है, ये चीजें भी मैटर करेगी. देखो थोड़ा लुक्स देने के लिए थोड़ा क्लीन होना चाहिए बैकग्राउंड, एंड आई बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स. मैं बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हूँ, बट अभी तक कर नहीं पा रहा हूँ, उसके बहुत सारे रीजन है. पर जितना हो सकता है मेरे एंड से मैं कर रहा हूँ. मुझे पता है यहाँ पर व्हाइट स्पॉट दिख रहा होगा, है ना, तो कुछ कुछ जो लिखता हूँ आपको नहीं दिख रहा होगा, मुझे पता है. मैं भी वीडियोस देखता हूँ, पोस्ट प्रोडक्शन की वीडियोस भी देखता हूँ. तो अभी हमने बहुत बेसिक लेवल पे स्टार्ट किया है. आई एम रियली श्योर, कुछ टाइम दो मुझे, थोड़ा टाइम, ऐसा नहीं कि 1-2 महीना. आई रिक्वायर सम गुड टाइम. उसके बाद मैं ये सब वीडियोस बहुत अच्छे लेवल पे बनाऊंगा, अच्छी एडिटिंग के साथ, अच्छी आवाज के साथ. आवाज तो मतलब यही रहेगी, माइक सिस्टम अच्छा. मुझे पता है कि माइक भी थोड़ा दबा दबा सा आवाज आ रहा होगा आपको, फिर भी हम ट्राई करें बूस्टअप करने का. थोड़ा एआई का यूज कर रहे हैं, जीपीटी का यूज कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीजें लाने का यूज कर रहे हैं. ठीक है, रील्स भी लाएंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की वीडियो भी लेके आएंगे. मुझे पता है बहुत लंबी वीडियो है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इतनी लंबी वीडियोस की जरूरत नहीं होता. तो मैंने टाइम स्टैम्प्स दिया है, तो आप पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे जाके पढ़ लो. बट छोटी छोटी कॉन्सेप्ट की वीडियो भी चाहिए कि सर मजा भी आए, टाइम भी अच्छा स्पेंड और कुछ सीख भी ले, तो वो वीडियोस भी आएंगी. थोड़ा पेशेंस रखो, हम भी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी चीजों के साथ, आप भी थोड़ा कोऑपरेट करिए. ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज थ्रस्ट. ओके, स्टार्ट. ओके, थ्रस्ट. थ्रस्ट इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, फोर्स, और यहाँ पर ऐसा कुछ बनाता हूँ, उसको कैपिटल टी बोलते हैं, है ना. देखो, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, इसका मतलब होता है इसके सिंबल का परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स. क्लियर. एग्जाम्पल, ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ. लेट्स से ये सरफेस, और रेड पेन क्यों यूज कर दिया. लेट्स से ये सरफेस है हमारा, है ना, प्यारा सा सरफेस. ये हमने सरफेस बना दिया. लेट्स से ये सरफेस में फोर्स लगा रहा हूँ. देखो ये फोर्स लगा रहा हूँ, है ना, ऐसी फोर्स है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है. तो ये क्या परपेंडिकुलर है सरफेस से? नो, इट इज नॉट परपेंडिकुलर. देखो सरफेस से परपेंडिकुलर है ही नहीं. तो हमने क्या कर दिया, इसके दो कंपोनेंट बना लिए. लेट्स से ये थीटा बना रहा है ना, ये एंगल थीटा बना रहा है, तो एक कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा. सर ये क्या होता है एफ कॉस थीटा? मतलब कि आप खाली अगर मैथ्स समझ नहीं पा रहे हो, मुझे पता, थोड़ी मैथ्स पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा. ऐसा समझ लो कि जब हमें ये फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तो उसका असर ऐसा भी हो रहा है फोर्स का प्रैक्टिकली. और उसको देखो, एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक मैं फोर्स लगा रहा हूँ एट एंगल थीटा. इसका मतलब ऑब्जेक्ट नीचे कॉम्प्रेस भी हो रहा है, मतलब उसको दबान भी आ रही है, और फोर्स से वो ऑब्जेक्ट आगे भी जा रहा है, क्योंकि देखो एंगल ऐसे बना रहा है ना. अगर सेम एंगल ऐसा होता तो फोर्स दब भी रहा है और फोर्स ऐसे आगे जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है. ठीक है, तो उसका मतलब प्रैक्टिकली ये होता है. तो कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है रिजॉल्व करने का, कि ये फोर्स ये पर्टिकुलर अमाउंट से वो आगे जाएगा, और एक फोर्स उसको कॉम्प्रेस करेगा. लेट्स से ये वाला कॉम्प्रेस कर रहा है, एफ sin theta. Now you tell me which is the perpendicular component. तो obviously to the surface ये 90 डिग्री बना रहा है. अरे तो 0 डिग्री बना रहा है, देखो पैरेलल है सरफेस से, बिल्कुल पैरेलल. ये 90 डिग्री बना रहा है, तो दिस इज द परपेंडिकुलर फोर्स. तो मैं जो थ्रस्ट की बात करता हूँ तो वो है परपेंडिकुलर फोर्स, दिस इज द परपेंडिकुलर फोर्स. तो ये होगा हमारे लिए थ्रस्ट, इसको बोलेंगे हम थ्रस्ट. ठीक है, इसको हम बोलेंगे थ्रस्ट. इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, तो परपेंडिकुलर फोर्स क्या होती है? थ्रस्ट. ओके, थोड़े एग्जांपल्स दिखा देता हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए, और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए. एग्जांपल, ये ऑब्जेक्ट, ये फोर्स, दिस इज द परपेंडिकुलर 90 डिग्री. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, इसको आप होल्ड कर लो दीवार पे, तब फोर्स ऐसे लगा रहे हो, तब कितना डिग्री पे? 90 डिग्री. तो इसको फोर्स को थ्रस्ट भी बोल सकते हो. ओके, तो इन सिंपल लैंग्वेज व्हाट इज अ थ्रस्ट? थ्रस्ट को क्या बोलते हैं?
इट इज द फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर का मतलब वो 90 डिग्री 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। इट इज अ फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, है ना। इट इज अ फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ठीक है। इट इज अ फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो ये हमारा हो गया थ्रस्ट। क्लियर, इजी, सुपर इजी। चलो डन डन डन, ऑल राइट। ओके, यूनिट क्या होगा उसका? ऑब्वियसली इट इज अ फोर्स ओनली, तो यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट बोलो जल्दी। न्यूटन ही होगा ना, न्यूटन बाबा। अरे क्योंकि फोर्स ही है ना, थ्रस्ट है क्या, फोर्स ही है, तो न्यूटन ही होगा उसका यूनिट तो, ठीक है। थ्रस्ट क्या होती है? न्यूटन ही होती है फोर्स। चलो ऑल राइट डन, बढ़िया। कर दी रेस। ये थ्रस्ट इसलिए काम का था बिकॉज एक टॉपिक पढ़ा, एक आज पढ़ने जा रहे दैट इज प्रेशर। आज एक प्यारा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे दैट इज प्रेशर। प्रेशर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत मजे से पढ़ेंगे। आज शायद एक ही टॉपिक पढ़ पाएंगे प्रेशर का, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में शायद बनाएंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना। डन, चलो तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर, अरे देखो प्रेशर कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, प्रेशर कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। चलो पहले समझते हैं व्हाट इज अ प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं वर्ड बोलता हूँ प्रेशर, तो आपके माइंड में क्या आता है? प्रेशर मतलब सिर्फ प्रेशर दे रहा, पढ़ाई पढ़ाई करके है। जनरल स्टूडेंट्स के लिए भी प्रेशर क्या होती है? पढ़ाई की प्रेशर होती है, दोस्तों की थोड़ी थोड़ी प्रेशर होती है, स्ट्रेस होती है। तो ये वर्ड है ना प्रेशर और स्ट्रेस, कहीं ना कहीं हम उसको लगता है जो प्रेशर है वही स्ट्रेस है। टेक्निकली बहुत डिफरेंट है। देखो, स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड, और प्रेशर क्या होती है? अप्लाइड। मतलब कि आपकी टेस्टिकल, ठीक है, मैं बोल दूं कि आपकी टेस्टिकल कोई भी सब्जेक्ट की, या क्रिकेट की मैच है कल, एग्जाम्पल कोई भी। तो दो बच्चे हैं, उसको मैं बोल दूं कि कल टेस्ट है आपकी, तो दोनों को मैंने सेम चीज बोली। अब एक बच्चा है कि यार अरे सर कल टेस्ट है, कैसे पढ़ेंगे, इसे टॉप करना है, अच्छा मार्क्स भी लाने सर, कैसे पढ़े, स्ट्रेस ले लिया। एक बच्चा बोला ठीक है सर ले लेंगे, ले देंगे, कर लो, ले लेंगे, कर लेंगे, है ना। एक ऐसा बच्चा सिंपल सा, तो स्ट्रेस नहीं ले रहा है। अब बातें मैंने दोनों को सेम बोली है, एक बच्चा बोल रहा कर लेंगे, एक बच्चा बोल रहा अरे सर कल कर लेंगे, कैसे कर। तो एक स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है। स्ट्रेस मैं कभी दे नहीं सकता हूँ, स्ट्रेस मैं आपको स्ट्रेस दे ही नहीं सकता हूँ। हम बोलते हैं अरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रेस देते हैं, अरे हमारा टीचर बहुत स्ट्रेस देता है, अरे वो लड़की बहुत स्ट्रेस, अरे नहीं दे सकते स्ट्रेस। स्ट्रेस इज ऑलवेज इंड्यूस्ड। अब वो हमारे ऊपर है कि स्ट्रेस लेना है नहीं लेना है। स्ट्रेस इज ऑलवेज इंड्यूस्ड। सिमिलरली मटेरियल प्रॉपर्टी में भी स्ट्रेस क्या होती है? इंड्यूस होती है। तो स्ट्रेस कभी भी दे नहीं सकते आप। स्ट्रेस हाँ इनडायरेक्टली उसका कोई सोर्स हो सकता है। अब सर इनडायरेक्टली आप ही हो स्ट्रेस देते हो, इनडायरेक्टली हो सकता है बट डायरेक्टली कभी नहीं हो सकता। स्ट्रेस इज ऑलवेज इंड्यूस्ड। और जो हमारी प्रेशर होती है इट इज ऑलवेज अप्लाइड। मतलब वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, वो एक्सटर्नल फोर्स से, मतलब इसके लिए एक अप्लाइड फोर्स होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ प्रेशर है तो एक फोर्स होगा एक्सटर्नल, ठीक है, एक फोर्स होगा ही होगा, दैट इज अप्लाइड फोर्स, ठीक है, एक फोर्स होगा ही होगा। तो प्रेशर क्या होती है? फोर्स से आती है। स्ट्रेस इनडायरेक्टली आती है फोर्स से ही, मानता हूं मैं टेक्निकली भी और हमारे माइंड में भी, मुझे पता है टेक्निकली जो स्ट्रेस है मटेरियल की, वो मुझे पता है कि इनडायरेक्टली फोर्स से ही आती है, पता है मुझे। बट वो इंड्यूस होती है, और प्रेशर क्या होती है? अप्लाइड होती है। दैट्स अ बेसिक डिफरेंस। तो आपको मैंने रियल लाइफ एग्जांपल समझा दिया है ना, स्ट्रेस क्या होती है, प्रेशर क्या होती है। चलो, तो मुझे बताओ प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, प्रेशर इज ऑलवेज अप्लाइड, ये हम कभी भी इंड्यूस नहीं कर सकते, अप्लाइड करते हैं। तो मुझे बताओ प्रेशर कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? तो कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर अवेलेबल है? दो ही स्टेट्स ऑफ मैटर अवेलेबल है, फर्स्ट इज सॉलिड, है ना, और दूसरा है फ्लूइड। सो तीन होते हैं। अरे फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस दोनों आ गया। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड का मतलब जनरली बच्चे समझते हैं लिक्विड, अरे लिक्विड नहीं, फ्लूइड मतलब समथिंग दैट कैन फ्लो। फ्लूइड में फ्लो बह रहा है, कैन बी समथिंग दैट कैन फ्लो, उसको बोलते हैं फ्लूइड। जो फ्लो बह रहा है, कौन बह सकता है बोलो? लिक्विड भी बह सकता है और गैस भी बह सकता है ना, लिक्विड और गैस दोनों आएंगे, नॉट जस्ट लिक्विड नॉट जस्ट गैस, दोनों। फ्लूइड मतलब गैस और लिक्विड। सो वी कैन अंडरस्टैंड प्रेशर हैज टू बी इन सॉलिड और प्रेशर इन फ्लूइड और लिक्विड। दो ही टाइप के होते दो। अरे या तो सॉलिड पे अप्लाई करो, या तो हवा पे अप्लाई करो, हवा पे, या तो लिक्विड पे अप्लाई कर सकते हो, है ना। बाकी कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तीन स्टेट ऑफ मैटर है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो चलो हम सॉलिड पढ़ते हैं। सॉलिड में प्रेशर अप्लाई करने का मतलब क्या? यू अप्लाई फोर्स।
अरे प्रेशर मतलब क्या, यू अप्लाई अप्लाई अरे प्रेशर का मतलब क्या, यू अप्लाई फोर्स। अब अप्लाई क्या करते हो, फोर्स। तो प्रेशर अप्लाई मतलब क्या, यू अप्लाई फोर्स टू द पर्टिकुलर एरिया। तो प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया मैथमेटिकली इन सॉलिड्स। मैं सॉलिड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लिक्विड में होता है अपनी, लिक्विड में क्या पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा, लिक्विड में पॉइंट टू पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं, पर जनरल फार्मूला तो दोनों में सेम ही रहेगा। बट ये सॉलिड्स में जनरली, सॉलिड्स में इससे ही फाइंड करते हैं, लिक्विड में ये फार्मूला हर जगह वैलिड नहीं होता। क्यों, आपको पता चलेगा, ठीक है। और ये जो फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, अप्लाइड परपेंडिकुलर फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर फोर्स। और एरिया कौन सा है, वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, है ना, जहां पर फोर्स अप्लाई किया आपने, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज द प्रेशर। देखते हैं यूनिट क्या होती है प्रेशर की, यूनिट यूनिट क्या होती है, देखो यूनिट यूनिट यूनिट। देखो कभी भी यूनिट फाइंड करनी हो कोई भी ऑब्जेक्ट की, या कोई भी क्वांटिटी की, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, कोई भी क्वांटिटी की, उसकी फॉर्मूला पता होनी चाहिए। तो प्रेशर की फॉर्मूला में क्या, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होती है, न्यूटन। ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ, ऐसा यूनिट की। अपन अब ऐसा यूनिट की बात करते हैं, क्यों कि कोई भी यूनिट की बात करो तो फिर तो बहुत सारी लिख सकते हैं ना, कि ऐसा यूनिट मतलब एक यूनिट। एरिया के कौन सा होता है, मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम बोलते हैं पास्कल। क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट का नेम है पीए। साइंटिस्ट से पास्कल ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया प्रेशर के फील्ड में, तो इसका हम थोड़ा ऑनररी कर रहे हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो पास्कल लिख रहे हैं, पीए, पास्कल इज पीए। तो जनरली साइंटिस्ट का नाम कैपिटल फर्स्ट लेटर दिया था, पर इसके नाम में पीए लिखता है, पीए, ठीक है। यूनिट ऐसा यूनिट हो गई, ठीक है। विच क्वांटिटी इज दिस, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी क्वांटिटी कौन सी होती है, अरे सर क्वांटिटी मतलब वेक्टर हो गया ना, ये फोर्स इज वेक्टर, एरिया स्केलर, तो जो भी वेक्टर होगी तो वेक्टर की, बट आंसर इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। द रीजन इज के प्राइस दो, अगर देखो एक मॉलिक्यूल, एक एक सॉलिड है, वो प्रेशर अप्लाई करेगा, उसके ऊपर दूसरा सॉलिड लेगा, वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, तो नेट प्रेशर कितना होगा, डायरेक्टली हम ऐड कर देते हैं। इसको हम मैथमेटिक्स से, वेक्टर मैथमेटिक्स नहीं लगाते। अरे सिंपल सी, देखो ये एक सरफेस रखा मैंने, सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट, वो प्रेशर P1 अप्लाई कर रहा है, ऑब्वियसली फोर्स अप्लाई कर रहा है एक एरिया पे। उसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है, वो दूसरा प्रेशर अप्लाई कर रहा है P2, तो टोटल प्रेशर यहाँ पर क्या हो गया, P1 प्लस P2। यहाँ पर कोई वेक्टर एडिशन नहीं होती, P1 कौन सी डायरेक्शन में, P2 कौन सी डायरेक्शन में। उसका रीजन ये भी है, ठीक है, इसका रीजन ये भी कि जो उसके पास जो डायरेक्शन है वो यूनिफाइड डायरेक्शन है। देखो प्रेशर क्यों स्केलर क्वांटिटी है, ऑब्वियसली इट हैज अ डायरेक्शन, लिखना प्रेशर हैज अ डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि प्रेशर का डायरेक्शन नहीं है, प्रेशर हैज अ डायरेक्शन, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो यूनिफाइड डायरेक्शन है। यूनिफाइड डायरेक्शन का मतलब एक ही डायरेक्शन है, वो चेंज नहीं हो रही बार बार। मतलब कि अगर ये सरफेस है मेरा और प्रेशर यहाँ पर एक्ट कर रहा है, वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर, बिकॉज फोर्स कैसी परपेंडिकुलर, तो प्रेशर भी कौन सा होगा, परपेंडिकुलर होगा, बात खत्म। तो आप बिना सोचे यहाँ पर बोलो कि प्रेशर अगर एक्ट कर रहा है इस सरफेस पे तो एक ही डायरेक्शन, डायरेक्शन है उसकी, ऐसा नहीं डायरेक्शन नहीं है, बट एक ही डायरेक्शन। एग्जाम्पल है करंट, करंट का भी डायरेक्शन है, बट कैसे होता है, एक ही, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो हो गया, प्लस से माइनस फ्लो हो गया, ठीक है। वैसे ही तो डायरेक्शन है बट यूनिफाइड डायरेक्शन है। तो यहाँ पर मैं जब पता ही कि डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं बोलूँ यहाँ पर ये सरफेस, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स तो कैसे भी लग सकते हो, ऐसे लग सकते हो, ऐसे लग सकते हो, ऐसे लग सकते हो, ऐसे ऐसे, कोई भी डायरेक्शन में लगेगा। बट मैं अगर बोलता हूँ प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो मुझे वो पता है 100% वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी टू द सरफेस। वो कैसी फोर्स होगी, परपेंडिकुलर होगी टू द सरफेस, है ना। तो इसीलिए यूनिफाइड डायरेक्शन, जो भी यूनिफाइड डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन यूनिफाइड होती है, तो वो क्वांटिटी कौन सी होगी, स्केलर ही होगी, क्वांटिटी कौन सी होगी, स्केलर ही होगी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, बढ़िया। चलो डन। प्रेशर समझ में आया थोड़ा थोड़ा, सर फील दिया, फिजिकल फील का आपने दिया ही नहीं, प्रेशर का देंगे, अच्छे से एग्जांपल देंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, अच्छे से एग्जांपल कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी मैथमेटिक्स की बात हो गई, अब फ्लूइड का थोड़ा देखेंगे शायद, अगर आज टाइम मिला, क्योंकि मुझे लगता है वीडियो बड़ा हो रहा है, तो हम कल उसको ले लेंगे। पहले इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और उसके बाद थोड़ा फिजिकल फील लेते हैं एग्जाम्पल से, रियल लाइफ एग्जाम्पल से, है ना। चलो ठीक है, ओके, थोड़ा इरेज कर लो फटाफट, उसके बाद एक न्यूमेरिकल करो। तो प्लीज बिना ये सॉल्व न्यूमेरिकल पॉज करो खुद ही एंड ट्राई करो, है ना। एक बार खुद से ट्राई करोगे तो मजा आएगा। तो न्यूमेरिकल आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे ठीक है, ट्राई करो, एटलीस्ट पॉज करके ट्राई करो। ओके ओके ओके, डन 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 डन। चलो मैं ट्राई करता हूँ न्यूमेरिकल। A rectangular wooden block has a mass of 4 किलोग्राम। तो मास कितना है, ये न्यूमेरिकल टू आज का है ना, मास इज 4 किलोग्राम। The length breadth height is given, length is given how much,
ठीक है, वो दिया है, जो भी लिखने की जरूरत नहीं। फाइंड द प्रेशर ऑन द टेबल टॉप। टेबल टॉप पे रखा ए। टेबल टॉप पे रखा है जब सरफेस एरिया इज 1525 ऑन द टेबल, मतलब कि जब उसकी सरफेस एरिया कितनी 50 और दूसरी है 25, ये ही टेबल पे रखा। तो जो प्रेशर एक्ट कर रहा है ये एरिया पे कर रहा है, तो इफेक्टिव एरिया इज दिस एरिया। तो व्हाट इज द एरिया, सॉरी, फाइंड द प्रेशर। तो व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर क्या होती है बोलो? परपेंडिकुलर फोर्स, डोंट जस्ट द फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन द एरिया वेयर फोर्स इज अप्लाइड। पूरा ऐसे बोलना, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन द एरिया वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। ये प्रेशर किसमें फाइंड कर रहे हैं? सॉलिड में फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, प्रेशर इन सॉलिड। व्हाट इज द फोर्स? फाइंड करो। ठीक है, फोर्स नहीं दिया, फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स क्या होगी? अरे फोर्स ऐसे एक्ट करिए ना, फोर्स क्या होगी? mg। डायरेक्टली डाउनवर्ड फोर्स कौन सी होती है? मास इनटू एक्सीलरेशन। व्हाट इज द मास गिवन? 4। व्हाट इज 10 ले लो, कुछ भी नहीं दिया, एक्चुअल 9.8 लेना चाहिए, बट 10 ले लो, इजी कैलकुलेशन, 40 न्यूटन। ठीक है, एरिया ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड, अभी एरिया क्या है? 50 इंटू 25। 50 इंटू 25 क्या होगा? 25 फाइव जा 5 पैसा 25 और 10 11। 25 फाइव से क्या होगा? 125, सॉरी, अरे सर, ठीक है, 125 और एक जीरो। और सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट हमें मीटर स्क्वायर में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर से को मीटर में करूँ तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁴ 1 2 3 4, दैट इज 1.0125 मीटर स्क्वायर। थोड़ी मैथ्स देख लेना, गड़बड़ हो जाए तो बोल देना कमेंट्स में लिख के। ओके, सो व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर इज परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन द एरिया वेयर फोर्स इज अप्लाइड। तो कितना फोर्स है? 40 न्यूटन। एरिया इज 0.125 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओहो सर, पहले कैलकुलेट नहीं करना था, डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लो। तो फाइन, ठीक है, आप फाइन कर लेना जल्दी ध्यान से। 40 अपन 0.125 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकंड क्या है? सेकंड में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम है। वुडन ब्लॉक इज केप्ट विद सरफेस मेजरिंग 25 इंटू 10 ऑन द टेबल। अब देखना, जब एरिया बड़ा था, 50 क्रॉस 25 था, प्रेशर ज्यादा आया। और जब 25 क्रॉस 10 हो गया, मतलब आपने 25 और 50 से 10 कर दिया, तो एरिया कम कर दिया। तो सेम फोर्स, फोर्स तो सेम लग रहा है क्योंकि वेट है। फोर्स क्या? वेट है। वेट क्या है? 50 m इंटू जी, दिस 40 न्यूटन। ये तो सेम है, कांस्टेंट है। और एरिया कम कर दिया, मतलब सेम फोर्स कम एरिया पे कंसंट्रेट कर रहा है, तो प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। समझ में आया? ए और बी में देखो, ए में क्या हो रहा है? प्रेशर जो है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। तो लेट्स से फोर्स तो कांस्टेंट है, जितना भी फोर्स है वो एरिया पे कंसंट्रेट कर रहा है, और आपने एरिया क्या कर दिया? छोटा कर दिया। और सेम फोर्स है, फोर्स इज सेम, तो सेम फोर्स छोटे एरिया पे ज्यादा कंसंट्रेट करेगा। यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा, और यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, डन। लेट्स ट्राई बी तो कर सकते हो, ऐसे ही कैलकुलेट करके आप आंसर लेके आ सकते हो। डन डन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर। ओके, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं और लेक्चर को हम यहाँ पर एंड करते हैं। तो फ्लूइड्स का तो बहुत डिटेल में पढ़ने वाला, और आप बॉयंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इतना प्यार से हम समझेंगे, आप बोलोगे सर मजा आ गया, एकदम बढ़िया लेक्चर होगा। वो लास्ट लेक्चर होगा, एक लेक्चर 5 लास्ट लेक्चर होगा कॉन्सेप्चुअली, फिर उसके बाद 2 लेक्चर आई थिंक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के आएंगे और 1 लेक्चर ओलंपियाड्स का आएगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं प्रेशर इन सॉलिड्स, या तो एप्लीकेशन बोल लो या एग्जाम्पल्स बोल लो ऑफ प्रेशर इन सॉलिड्स। देखो, कभी भी हम बैग्स लेने जाते हैं, राइट? प्रेशर समझ में आ गया? प्रेशर इन सॉलिड्स का मतलब क्या? एक फोर्स लगा रहे हो, कितने एरिया पे कंसंट्रेट कर रहा है। जितना एरिया कम होगा तो फोर्स ज्यादा कंसंट्रेट होगा, तो वो एरिया पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो बेसिकली प्रेशर आपको नोटिफाई क्या कर रहा है कि आप फोर्स कितने एरिया पे लगा रहे हो। फोर्स ही लगा रहे हो, प्रेशर मतलब फोर्स ही लगा रहे हो, पर कितने एरिया पे लगा रहे हो। अगर एरिया बड़ा है ज्यादा, तो उसका फोर्स का असर जो है वो कम होगा। तो उसका अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना है प्रेशर का, तो प्रेशर आपको क्या बताता है? इट सिग्निफाइज it signifies how much effective how much effective force will be। मतलब फॉर पर्टिकुलर सिनेरियो प्रेशर आपको क्या दिखाता है? सिग्निफाई करता है हाउ मच इफेक्टिव फोर्स विल बी। मतलब अगर आप बहुत छोटा फोर्स लगा रहे हो, बट आपको उसका रिजल्ट बहुत बड़ा चाहिए, तो आपको एरिया बहुत कम कर देना पड़ेगा। सॉलिड की बात कर रहा हूँ सर, ठीक है? और आप बहुत ज्यादा बड़ा फोर्स भी लगा रहे हो, पर आप एरिया इतनी वास्ट कर रहे हो, तो आपको सिग्निफिकेंट आंसर कुछ नहीं आएगा। तो ये आपको ये दिखा रहा है आपके पास फोर्स तो है, पर आप उसको चैनलाइज कैसे करो। आपके पास एनर्जी है, जुनून तो है काम करने का, कोई भी काम हो,
आप उसको कितना चैनलाइज करो, कितना फोकस करो, कितना छोटा फोकस होगा ना, जितना फोकस आपका रिजल्ट इतने बड़े आएंगे, प्रेशर बढ़ेगा। तो फोर्स कांस्टेंट रख लो, छोटा से छोटा भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एरिया छोटा कर लिया, आपकी बैंडविड्थ छोटी कर ली, उतने दोस्तों के साथ ही मिलना है, इतने लोगों के साथ ही बात करनी, यही काम करना है, यही काम करना है, यही लगे रहना है, तो बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। तो प्रेशर आपको रियल लाइफ में देखो क्या दिखा रहा है, मोर द प्रेशर मोर लेसर द एरिया, मोर द प्रेशर। एरिया समझ लो आपका डिस्ट्रक्शन है, ज्यादा डिस्ट्रक्शन प्रेशर कम हो गया, कम डिस्ट्रक्शन प्रेशर ज्यादा हो गया। देखो कितना प्यारा सिग्निफिकेशन है फिजिकल सिग्निफिकेंस है प्रेशर का, सॉलिड्स का, तो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर इन सॉलिड्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, समझ गया, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है, प्रेशर इन सॉलिड का फिजिकल सिग्निफिकेंस। मोर दी एरिया लेसर दी प्रेशर, इन सॉलिड्स की बात कर रहा हूं, है ना, मैं सॉलिड्स की बात कर रहा हूं, लिक्विड्स की बात हम नहीं कर रहे। लेस द एरिया मोर दी प्रेशर, हम फोर्स को कांस्टेंट रख रहे हैं इस बार, फोर्स को बोलो तो कांस्टेंट रहे, हम एरिया को बढ़ा रहे तो प्रेशर कम हो रहा है, एरिया कम प्रेशर बढ़ रहा है, डिस्ट्रक्शन वाला याद रखना। ठीक है, चलो एप्लीकेशन देख लेते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर इन सॉलिड्स। डू यू नो कि हम जो बैग कैरी करते हैं, व्हेन वी कैरी द बैग्स, तो हमारे जो स्ट्रैप्स होते हैं बैग के, वो बड़े और उसमें कुशनिंग भी होता है। अगर बहुत अच्छी हाई क्वालिटी का बैग है तो जो स्ट्रैप्स का क्वालिटी होगा बहुत अच्छा होगा, वाइड भी होगा, और अगर चीप क्वालिटी होगा तो उसका नैरो भी होगा और क्वालिटी बकवास होगी। अगर अच्छा क्वालिटी है मतलब ब्रॉड है, तो वेट तो बैग का सेम है, मतलब जो अब स्टफ रख रहे हो बैग में वो तो सेम रख रहे हो, एग्जांपल मान लेते हैं, ऐसा नहीं कि एक बैग में ज्यादा एक बैग में कम, दोनों बैग में सेम रख रहे हो, एक अच्छा क्वालिटी का चीप क्वालिटी का है। तो जो अच्छा क्वालिटी का बैग है उसके जो स्ट्रैप्स है, स्ट्रैप समझ रहे हो ना, वो स्ट्रैप यहाँ पर अगर वो वाइड है, देखो ये स्ट्रैप है ना, ये वाइड है, तो एरिया A1 बड़ा है, और एक चीप क्वालिटी का है जो पतला पतला स्ट्रैप्स है A2, तो एरिया ऑफ वन इज ग्रेटर देन A2, तो प्रेशर यहाँ पर क्या होगा P1, यहाँ पर P2, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो आपको प्रेशर ज्यादा फील नहीं होगा, आपको हल्का लगेगा, अच्छा लगेगा। तो अच्छी क्वालिटी का बैग यूज करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एक फर्स्ट एप्लीकेशन है, दैट इज द बैक स्ट्रैप, बैक का जो स्ट्रैप होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, ये समझ गया प्रेशर का एप्लीकेशन, या तो एक एग्जांपल समझ लो। सेकंड इज एलिफेंट फीट, मुझे जो याद आ रहा है जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूँ, एलिफेंट फीट्स, है ना, एलिफेंट की जो फीट होती है वो बहुत वाइड होती है। तो सपोज करो कि ये एलिफेंट है ना, ये बड़ा सा जायंट एलिफेंट, हाँ ये एलिफेंट, लेट्स से उसकी फीट बहुत पतली पतली होती है ना, जो जायंट एलिफेंट है उसकी फीट पतली पतली होती, तो एरिया कितना छोटा छोटा होता, वेट तो उतना ही एलिफेंट का है, डब्ल्यू वो कम नहीं हो रहा है, हम मान रहे कि एलिफेंट की फीट बहुत पतली कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं पर पतली कर रहे हैं, बहुत पतली कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है पर पतली है, तो जो प्रेशर लगेगी कितना होगा, बहुत ही ज्यादा हाई होगा। तो जब वो चलेगा धरती पर, धरती तोड़ देगा, रोड्स को तोड़ देगा, इसके लिए उसकी फीट कैसी होती है, ब्रॉड होती है। आप बोलोगे सर ने बायोलॉजिकल इसलिए बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ है, और मान लिया चलो कि पतला भी स्ट्रेंथ है, भगवान ने बना दिया कि बहुत पतला है पर बहुत मजबूत, टूटेगा नहीं, तो भी नहीं काम लगता, क्यों, क्योंकि अगर वो बहुत पतला होता तो प्रेशर क्या होता, बहुत हाई, तो वो रोड पे चलता है, सड़कों पे चलता है, कहीं पर भी चलता है, वो गड्ढे कर देता। ओके, एलिफेंट फीट। चलो थर्ड वन, टिप ऑफ नीडल, टिप ऑफ नीडल, नीडल की टिप कैसे होती है, बहुत ज्यादा पतली होती है ना, बहुत ज्यादा पतली होती है, तो एरिया जो होता है नीडल का बहुत बहुत छोटा होता है, तो एरिया छोटा होता है, प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। जनरली जो टिप होती है बहुत पतली होती है, जैसे सुई होती है, सिरिंज की डाली इस करके चली गई इंजेक्शन, है ना, पतली होता है। अगर बहुत बड़ा एरिया होता है लेट से, तो हम प्रेशर भले कम होता, हम डाल ही नहीं पाते, लगा 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 के, प्रेशर एरिया बहुत कम है, प्रेशर इतना है कि चला गया। ठीक है, चलो फोर्थ वन, फोर्थ वन क्या लेंगे, ठीक है, एलिफेंट फीट हो गया, सैंड, हाँ, जो सैंड में चलते हैं ना, सैंड में, तो अगर वहां पर फ्लैट हील्स पहनते हैं तो इजीली वॉक कर पाएंगे, फ्लैट फ्लैट शूज, नॉट हील, सॉरी, फ्लैट शूज। और अगर हम हील्स पहनेंगे, अगर हील्स पहनेंगे, मतलब हम तो मतलब बॉयज तो नहीं पहनते, पर जनरली अगर गर्ल्स पहनेगी तो इजीली वॉक नहीं कर पाएगी, बिकॉज वहां पर प्रेशर बहुत हाई होगा। फ्लैट शूज क्या करेगा, प्रेशर को रिड्यूस करेगा, बिकॉज एरिया बढ़ जाएगा, और हील्स में क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, बिकॉज एरिया कम होता है। जहां पर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। इंप्रेशन भी देखना, अगर हम चलेंगे बैर फुट चलते, जनरली हम सैंड पे इसीलिए बैर फुट चलते हैं, और बैर फुट चल रहे हैं, ओके, तो हमारा जो एरिया है वो ज्यादा है फीट का। और अगर हम हील्स वाले शू पहनते हैं, ठीक है, जनरली गर्ल्स जो पहनते हैं हील्स वाले शू, तो वो पहनेंगे तो आपको देखो कि बिल्कुल हील का जो
पार्ट होता है वो पूरा अंदर चला जाता है। जब हम बैरफुट जाते हैं तो उतना इंप्रेशन नहीं होता पैरों का इंप्रेशन होती है सैंड पे, पर उतना नहीं होता जितना हील्स वाली होती है। ठीक है, दिस वर सम एग्जांपल्स ऑफ और एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर इन सॉलिड्स। तो यहाँ पर हम करते हैं लेक्चर को एंड, क्योंकि करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो गया, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं तो प्रेशर इन फ्लूइड भी सोच रहा था कि इसी वीडियो में कराऊंगा, बट नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो पूरा प्रेशर इन फ्लूइड्स, बॉयंसी, आर्किमिडीज का पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा मैं। ठीक है, और मुझे पता है जब मैं ये चीजें बोलता हूँ तो यहाँ पर कोई एनिमेशन नहीं चल रहा है, बिकॉज ये व्हाइट बोर्ड सिंबल्स मुझे पता है। बट मुझे पता है, इतना भी पता है कि जब मैं बोलता हूँ तो आपके माइंड में इमेजिन हो जाता है और आप इसको फील कर पाते हो। तो माई इंटेंशन इज कि आपको जो भी पढ़ाऊं उसकी फील दे दूं। ऑब्वियसली अगर ये बोर्ड डिजिटल होता तो ज्यादा कुछ होता, हो जाएगा फ्यूचर में, ऑब्वियसली हो जाएगा, जस्ट गिव अस सम टाइम, हो जाएगा, बहुत कुछ होगा। तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट और कंटेंट पकड़ो उसका। ठीक है, उसकी फील पकड़ो। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।